हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो आज हम लोग देखो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का एक नया चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो ये हर एक एग्जाम के लिए, अगर आप स्टैटिक जीके की बात करते हो तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज्यादा आसान है समझने में। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सबको लो तो पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप आसानी से, अगर आप चीजों का आर्टिकल्स को याद रखो, सबके फंक्शन, एज, अलग अलग चीजें याद रखो, तो बहुत आसानी से जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर होते हैं उसमें स्कोर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। लेक्चर के बाद अलग लेक्चर में हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, कोई भी मान लो कुछ भी ग्रुप है। अब सबसे पहले चीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए। आपकी जब भी कोई कंट्री में डेमोक्रेटिक रिजाइम होता है, डेमोक्रेटिक पावर्स होती हैं, तो कभी भी आप जब इलेक्शन लड़ते हो तो उसके लिए आपको एक पार्टी बनानी पड़ती है, या आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह भी लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एक स्टेट में पूरी अपनी पूरे पावर चाहिए, या आपको कंट्री में पावर चाहिए, तो आपको क्या होता है, एक पार्टी बनानी पड़ती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ये तो डेफिनेशन बुक की है, आजकल तो आपको पता है पार्टीज कैसे बनती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हम लोग कह सकते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनको पावर चाहिए होती है गवर्नमेंट में, वो साथ के साथ आके एक आइडियोलॉजी के लोग मिलकर अगर एक पार्टी बनाए जिसमें एक थिंकिंग या एक विचारधारा से एक पार्टी को बढ़ाया जाए, तो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है। अब आज की डेट में तो आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रीजन से बनाई जाती है। कभी भी लोग, जिस भी लोगों को इलेक्शन लड़ना है, वो मिलकर अगर एक पार्टी बना ले, कुछ भी ग्रुप ऑफ पीपल, तो पॉलिटिकल पार्टी हो जाती है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चार तरीके में ग्रुप की जाती हैं। पहली होती है रिएक्शनरी पार्टी। रिएक्शनरी पार्टी क्या होती है, विच क्लिंग टू द ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ऐसी पार्टी जिसको कोई चेंज बर्दाश्त नहीं होता, जो पुरानी जो चीजें हैं उन्हीं पे रहना चाहती है। उनको अगर कोई एडवांसमेंट आ रही है, कुछ अगर चेंजेस भी हो रहे हैं, तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती। तो दे वांट टू क्लिंग टू द ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो पुरानी चीजें हैं वो सही है, जो पुराने लोग करते थे वो सही है। तो ऐसी जो पार्टी होती है, दे आर रिएक्शनरी पार्टीज। नेक्स्ट होती है कंजर्वेटिव पार्टीज। कंजर्वेटिव पार्टीज क्या होती हैं, दे बिलीव इन स्टेटस क्यो। जो चीज जैसी है वैसी ही रहे। अगर मान लीजिए वो जब पावर में आई, तो अगर कोई चीज क्या कहते हैं पहले से चेंज हो गई है, लेकिन उसमें और चेंज की जरूरत है, तो उन्हें उन चेंजेस को नहीं करने। जो चीज चेंज हो चुकी वो ठीक है, लेकिन अभी जैसी है वो वैसी रहे, उसमें कोई इंप्रूवमेंट या डिसइंप्रूवमेंट जो भी चीज है वो उनको नहीं करनी। तो ये होते हैं कॉन्जर्वेटिव प्रॉपर्टी तो पार्टीज। लिबरल पार्टीज क्या होती हैं, दे एम एट रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली बैलेंस्ड पार्टीज होती हैं। इनका काम क्या होता है, अगर ये पार्टीज होती हैं तो दे ट्राई टू रन गवर्नमेंट बाय मेकिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस, रिफॉर्म करती हैं एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को फॉर बेटर और वर्स, वो तो डिपेंड करता है, बट दे ट्राई टू रिफॉर्म एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर कंडीशंस। कोई भी चीज को किसी तरह से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं उसमें, तो ये लिबरल पार्टीज होती है। लास्ट होती है रेडिकल पार्टीज। रेडिकल पार्टीज क्या होती हैं, जो हम लोग कहते हैं तख्ता पलट। ऐसी पार्टी जो ये चाहते हैं कि सब चीजें पुरानी को खत्म करके नई तरह से शुरुआत की जाए। आज की डेट में आप देख रहे होंगे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे रेडिकल पार्टीज, जैसे अभी अभी बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया है। रिसेंटली सीरिया में भी जो है, जो बशर अल असद की गवर्नमेंट चली आ रही थी इतने साल से, उसे ओवरथ्रो कर दिया मिलिटेंट ग्रुप में। तो ये पार्टीज नहीं होती, ये पावर में नहीं आई होती, लेकिन इनका काम जो होता है वो रेडिकल नेचर का होता है, बिकॉज दे वांट टू एस्टेब्लिश न्यू ऑर्डर। जैसे अभी अभी जब सीरिया का प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो किया, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की दे विल सेट अप अ न्यू इस्लामिक स्टेट। तो इनका ये पर्पस होता है टू ब्रिंग आउट न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कुछ भी हो, बट हर चीज को नए से शुरुआत करना। तो अगर मैं बात करूं आइडियोलॉजीज की, तो यही चारों पार्टी को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट, सेंटर, लेफ्ट। राइट पार्टीज वो होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए होते, जैसा पहले वैसा चल रहा है, या नॉर्मल चेंजेस, नॉर्मल जैसी सिचुएशन है वैसी रहे। तो दीज आर रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव पार्टीज। सेंटर में आती है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टीज क्या होती हैं भाई, जैसा मैंने बताया, ये सेंटर होती है, बैलेंस अप्रोच होती है। जो लेफ्ट पार्टीज होती है, दे आर रेडिकल पार्टीज, दे आर अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, दे वांट टू सेट अप अ न्यू ऑर्डर।
तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू आइडियोलॉजीज तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, पार्टी सिस्टम इन वर्ल्ड। अब बात होती है वर्ल्ड में कितने तरह के पार्टी सिस्टम है। तो देखो सबसे पहला सिंपल सी बात है वन पार्टी सिस्टम, मतलब एक पार्टी है वही इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन हो या नहीं हो उसी की पावर होगी, बस हो सकता है नेता चेंज होते रहे लेकिन एक पार्टी, उसमें कोई कंपटीशन नहीं, जो पॉलिसी बनाएगी वो कंट्री में लागू होगी। तो इट इज बेसिकली टोटलिटेरियन कैरेक्टर। इसमें अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट जो होती है पूरी की पूरी एक पार्टी के हाथ में ही होती है, पूरा एब्सोल्यूट पावर कंट्रोल, तो ना उसे किसी के हारने का डर होता है ना किसी से चैलेंजेस का डर होता है, अगर कोई कोशिश करता भी है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। तो आज की डेट में दुनिया में बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें वन पार्टी सिस्टम है, जिसमें मेनली जो कंट्रीज हैं वो आपकी 6 कंट्रीज है, कोरिया, लाओ, चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड एरिट्रिया। इसमें से चाइना इज द मेजर, जिसका आपको पता है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया, दीज आर द पार्टीज जहां पे क्या कहते हैं वन पार्टी सिस्टम है। राजा जो आपके इलेक्शंस में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ही इज लाइक डिक्टेटर, जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज विच फॉलो वन पार्टी सिस्टम। अब बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। टू पार्टी सिस्टम में खाली 2 पार्टी होती हैं, ठीक है, और ये 2 पार्टी आपस में कंपीट करती है, एक पार्टी ऑपोजिशन में रहती है, एक पार्टी हमेशा पावर में रहती है। इसका मेजर एग्जांपल है यूएसए। तो अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में मेजर 2 पार्टी हैं, एक है आपकी रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। तो या तो रिपब्लिकन पावर में आएगी या डेमोक्रेटिक। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पावर में है, उससे पहले दूसरी पार्टी के जो थे जो बाइडेन वो पावर में थे। तो ऐसे ही आपके 2 पार्टीज के बीच में एक ऑपोजिशन में रहती है और एक पावर में रहती है। तो 2 पार्टी के सिस्टम बड़े सारे फायदे भी होते हैं। एक तो स्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर कोई कोलिशन नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी डिफरेंस से सरकार नहीं गिरती है, अगर एक पार्टी पावर में तो मेजोरिटी के साथ आएगी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे में अनस्टेबिलिटी हो या आपकी कहते हैं कोई पार्टी इतनी जल्दी गिर जाए, क्योंकि जो पावर में आ रही है उसके एक अगर उसमें दूसरी चीज ऑपोजिशन भी स्ट्रांग होता है तो एक वन पार्टी रूल भी नहीं चल पाता। तो 2 पार्टी सिस्टम जो है मेनली यूएसए, यूके इन कंट्रीज में। अब बात करते हैं हमारी इंडिया की। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई काउंटिंग नहीं होती है कितनी पार्टीज है, 2, 3, 4, 100, 50, 5,000, 6,000, इतनी जितनी पार्टीज हो सकती हैं, वो छोटी बड़ी, कोई कम्युनल पार्टी, रीजनल पार्टी, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टीज। कोई नंबर ऑफ पार्टीज में इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हर एक कोई पार्टी अपनी बना सकता है, उसकी कुछ कंडीशन होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में ज्यादातर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, जो कि आप इंडिया में देख रहे हो काफी साल से। अभी तो जब भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन आप काफी साल से देख रहे हो कि कोएलिशन पार्टीज में कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत बनती है। इसमें अनस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जब कोई चीजें मिलके बन रही हैं, उसमें से एक भी चीज निकाल दी, मान लो मैं 10 टुकड़े मिला के कोई फिगर बना रहा हूं, उसमें से एक भी निकाल दिया तो वो या तो अधूरी हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट की जो पार्टीज होती है, जो मल्टी पार्टी होती है, उसमें अनस्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी इस टाइम पे अगर हम लोग टोटल रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हर तरह की पार्टी लें तो करीब 3,000 पार्टीज इंडिया में हैं। तो आप सोच सकते हो इंडिया में 3,000 पार्टी हैं जिसके साथ मिलके इलेक्शन लड़े जाते हैं। कोई स्टेट पार्टी है, कोई लोकल रीजनल पार्टी, कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन अगर टोटल नंबर की बात करें तो अराउंड 3,000 पार्टीज इस टाइम पे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। तो 3 तरह के सिस्टम हुए, वन पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। अब ये आपके ऊपर है, आप सोचो कौन सी पार्टी सिस्टम अच्छा है, लेकिन इंडिया में अगर पूछा जाएगा तो डेट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। देखो सबसे पहली बात जो मैंने अभी डिस्कस किया, मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया का सबसे बड़ी चीज है, इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मिलके पार्टी खोल सकता है। कुछ कंडीशन है जिससे पार्टी खोली जाती है। अगर पार्टी को रजिस्टर कराने के बाद कुछ कंडीशन है जिससे आप नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या अनरजिस्टर्ड पार्टी की तरह डिक्लेयर रहते हो, लेकिन दे आर मल्टी पार्टी सिस्टम। एवरीवन हैज राइट टू ओपन पार्टी। नेक्स्ट जो है, जो आप देख रहे हो आजकल जो पार्टीज है ना, वो हेरिडिटरी हायरार्की हो गई है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे ना, कि एक राजा की मोनार्की है, फिर वो राजा चला गया तो उनका बेटा बन गया। आजकल आप समझ रहे होगे कि 90% पार्टीज में यही होता है। कहने को कि पार्टीज के इलेक्शन होते हैं, उससे लीडर इलेक्ट किया जाता है, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि जो लीडर है उसी का बेटा या बेटी जो है वो आगे लीडरशिप में आगे रोल लाएगा, उसके आगे फिर ऐसी जनरेशन चली जाएगी। कितने पार्टीज के एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है कांग्रेस का,
जिसमें चाहे जो मर्जी नाम का आप कर लो, लेकिन क्या कहते हैं एक हायरार्की चली आ रही है गांधी परिवार की। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो, जिसमें या तो पार्टी नहीं तो क्या होगा, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और लोग अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। लेकिन हेरिडिटरी हायरार्की आज के टाइम में इंडिया की पार्टी सिस्टम का एक फीचर है। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो तीसरा फीचर जो इंडियन पार्टी में बहुत कॉमनली देखा जाता है वो है लैक ऑफ लॉयल्टी। लैक ऑफ लॉयल्टी मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज की डेट में ये कोई पक्की बात नहीं है कि अगर आप एक पार्टी से बिलोंग करते हो तो आप उसी से बिलोंग करोगे। ऐसे ऐसे केसेस भी हुए कि एक दिन किसी ने पार्टी ज्वाइन करी और अगले दिन उसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी से पुरानी वाली पार्टी में चले गए। या फिर ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पे क्या कहते हैं, आप एक पार्टी में अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है या आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, तो आप दूसरी पार्टी में पहुंच जाओगे और वहां पे टिकट मिल जाएगी। तो आज की डेट में देयर इज नो लैक ऑफ लॉयल्टी। आपको जहां पे आपके पर्सनल बेनिफिट हो रहे होते हैं वहां पे क्या कहते हैं, आप मूव कर जाते हो। तो दिस इज वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर इंडियन पार्टी सिस्टम। देयर इज अ लैक ऑफ लॉयल्टी, मतलब आपका खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है कि आपको किस पार्टी में रह के काम करना है। नेक्स्ट है पावर सीकिंग आइडियोलॉजी। नेक्स्ट जो है, पहले की पार्टीज और में फर्क ये, अब धीरे धीरे जो पार्टीज हैं उनका मेन पर्पस होता है पावर को गेन करने का। अब उस पावर को गेन करने के लिए चाहे दुश्मनों को दोस्त भी बनाना पड़े तो भी ठीक है। कोई ऐसी वो नहीं है कि अगर क्या कहते हैं वो अपोजिशन में भी हैं या फिर क्या कहते हैं कि अगर नहीं भी जीतते तो उनका एक क्राइटेरिया डिफाइन हो कि नहीं ये क्राइटेरिया मीट करेगा तो वी विल टेक पावर, अदरवाइज नॉट। तो नेक्स्ट इज पावर सीकिंग आइडियोलॉजी आज की डेट में। नेक्स्ट फीचर हम कह सकते हैं नो क्लियर आइडियोलॉजी। जब एज पर कन्वीनियंस आइडियोलॉजी चेंज होती रहती है, कभी एक आइडियोलॉजी जिसके अगेंस्ट लड़ा जाता है उसी आइडियोलॉजी के फेवर में कई बार लड़ लिया जाता है, या उस कई पार्टी जो एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं वो कई बार इलेक्शन में किसी और पार्टी को हराने के लिए कोलिशन बना लेती है, साथ में मिल जाती है। जिसका रिसेंट एग्जांपल अभी 2024 इलेक्शन में देखा गया कि बीजेपी को हराने के लिए पूरी जितनी पार्टी थी उन्होंने एक इंडिया ब्लॉक बना लिया। ऐसे वो सारी पार्टीज आपस में अगेंस्ट हैं लेकिन एक सिंगल पार्टी को हराने के लिए सबने एक इंडिया ब्लॉक बना लिया। तो नो क्लियर आइडियोलॉजी। नेक्स्ट फैक्शंस एंड डिफेक्शंस जो मैंने अभी डिस्कस किया, पार्टीज टूटती हैं, इधर से उधर कैंडिडेट शिफ्ट होते हैं, ऑल ऑफ दिस। लास्ट इज एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी। धीरे धीरे क्या है, इंडियन कुछ तो मेजर पार्टीज हैं जिन्हें हम नेशनल पार्टी कहते हैं, लेकिन हर एक रीजन में बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी आ रही हैं विच आर कम्युनल, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। बहुत तरह की रीजनल पार्टीज भी इंडिया में आ रही हैं। तो ये जो सिस्टम है, पार्टी सिस्टम फीचर्स, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। आपके प्रीलिम्स के लिए किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। तो ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझाए। अगर आप पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज की रिकॉग्निशन। तो इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, लेकिन पहले एक जनरल वो समझते हैं कि देखो आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो या तो लोकल लेवल पे होते हैं या स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं। तो किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पार्टीज नीड टू बी रजिस्टर्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले कोई भी पार्टी जो है अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो मैंडेटरी कंडीशन है, इट शुड बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वहां पे एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा होता है जिसमें पार्टी को जाकर रजिस्टर करना होता है, जहां पे सारी डिटेल्स देनी होती है, पार्टी का नाम, सिंबल, पार्टी के फंड्स कहां से आएंगे, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, हर एक चीज की डिटेल इलेक्शन कमीशन मांग के फिर पार्टी को रजिस्टर करता है। तो ये उसकी साइट पे जाके पार्टी को रजिस्टर करना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स देख के। अब रजिस्टर्ड पार्टीज जो होती हैं, जब आप रजिस्टर कर गए उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे अपडेट करता है, या तो स्टेटस देगा नेशनल पार्टी का या स्टेट पार्टी का, या अगर इन दोनों में से नहीं होगा तो अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी कहलाते हैं। तो पार्टी तीन तरह की हो सकती है, हम कह सकते हैं नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टीज। तो अगर हर एक इलेक्शन के बाद, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद, डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ पार्टीज, पार्टी को क्राइटेरिया दिया जाता है कि वो नेशनल पार्टी बन सकती है, स्टेट पार्टी बन सकती है, क्या बन सकती है, और वो किस क्राइटेरिया पे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो मेन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किस बेसिस पे पार्टीज को हम लोग नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करके फिर पार्टीज को स्टेटस देता है। और जो पार्टी नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं बन पाती,
दे आर लेफ्ट एज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। जो छोटी छोटी पार्टी होती हैं जो आप देखते हो जो कि इलेक्शन में ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाती, तो दे आर लेफ्ट एज रजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर तो किया ही है बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। So the rules for recognition as a national party are specified by Commission in para 6B of the Election Symbols Reservation Allotment Order 1968। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इनका जो रूल्स हैं, जितने भी रूल्स डिफाइन है कि कौन सी पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज हो रही है, दैट इज बेस्ड ऑन para 6B of the Election Symbol Reservation and Allotment Order 1968। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि आ सकती है, इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डी रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को करप्शन के केस या किसी भी केस की वजह से ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं या कुछ भी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कभी भी डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पार्टी रजिस्टर इलेक्शन कमीशन करता है, बट ये नहीं कि एक पार्टी नहीं है, पार्टी हो सकता है डोरमेंट हो जाए या नहीं चल रही हो या उसमें लोग नहीं बचे, कुछ भी हो सकता है, बट इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव पावर टू डी रजिस्टर एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल पार्टी। आपने नेशनल पार्टीज की नॉर्मल, अब रीजनल पार्टीज जो होती हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक स्टेट या रीजन को बिलोंग करती हैं। ज्यादातर दे डील विथ लोकल इश्यूज, जितने भी आपके लोकल इश्यूज हैं, कई बार क्या होता है कि जो लोकल इश्यूज नेशनल लेवल पे नहीं आ पाते वो जो रीजनल पार्टीज होती है उन्हें हाईलाइट करती है, तो दे मेनली डील विथ लोकल इशू एट ग्रास रूट लेवल। एसोसिएटेड विथ आइदर या तो कल्चर से, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, किसी ना किसी उससे एसोसिएटेड होती हैं। ट्राई टू गेन नेशनल स्टेटस बाय एक्सपेंडिंग होरिजन। हर एक रीजनल पार्टी का पर्पस ये होता है कि धीरे धीरे वो नेशनल स्टेटस तक आ जाए या नेशनल पार्टी तक आ जाए। जैसे कि अभी आपने देखा रिसेंटली आम आदमी पार्टी दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन दिल्ली से हरियाणा, गुजरात मूव करते करते इसकी कोशिश की थी, अब रिसेंटली उसे नेशनल स्टेटस मिल गया। सिमिलरली आइडियोलॉजी पीपल, सिमिलर जितने भी आइडियोलॉजी, एक भी रीजनल पार्टी जब बन रही है तो ये चीज मानी जाती है कि लोकल लेवल पे जिनकी थिंकिंग सेम है वो मिलके अपनी एक पार्टी बना रहे हैं। तो अब रीजनल पार्टी के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, देखो फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा, जो भी लोकल पॉपुलेशन या माइनॉरिटी ग्रुप्स के इंटरेस्ट होते हैं उनको वो ध्यान में रखती है, क्योंकि उनका फोकस उसी पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्क्स इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड कल्चरल मिक्स। कई बार क्या होता है कि रीजनल पार्टीज का फायदा ये होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिसिटी कम उसमें एग्जिस्ट करती है, उनके कल्चर और हेरिटेज को बचाने में रीजनल पार्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और पॉलिटिक्स इससे कॉम्पिटिटिव हो जाती है, आपके ज्यादा कंपटीशन होगा तो जो बड़ी पार्टीज होती है वो भी डर के रहती है कि ये लोग पार्टीज आगे ना आ जाए, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। हेल्प इन शेपिंग न्यू लीडर्स, कई बार बहुत छोटे छोटे लीडर्स जो कि यहां से स्टार्ट करते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे काम करके बड़े लीडर भी बन जाते हैं। हाईलाइट लोकल एंड रीजनल इश्यूज एट सेंट्रल लेवल एंड कीप सेंट्रल गवर्नमेंट पावर इन चेक। लेकिन जैसा कहते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसी अगर कोई रीजनल पार्टी है उसके फायदे हैं तो डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या होती है? सबसे पहले कई बार क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा दे फोकस ऑन रीजनल सेल्फ इंटरेस्ट, कि हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए, अगर नेशनल इंटरेस्ट में नुकसान भी हो रहा है तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, कई बार अनस्टेबल गवर्नमेंट इफ कोलिशन, अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक रीजनल पार्टी अपने रीजन के हिसाब से चीजें डिमांड करती है। एम्स टू इंक्रीज इलेक्टोरल बेस टू बिकम नेशनल पार्टी में इंडल्ज इन नेपोटिज्म। जितनी छोटी पार्टी होती है उसमें नेपोटिज्म, करप्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कम चेक या लाइमलाइट में होती है। जब बड़ी पार्टी होती है तो उसके जो लीडर्स होते हैं दे आर इन लाइमलाइट, उनके नाम जो होते हैं बहुत लोग जानते हैं। लेकिन जो छोटी पार्टी होती है, अगर मान ली किसी रूरल एरियाज में कोई पार्टी बन रही है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट या एक किसी भी छोटी जगह बन रही है, तो उसमें नेपोटिज्म, करप्शन के चार्जेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं के लोग जानते हैं, हम लोग ज्यादा, उन्हें ना लाइमलाइट मिलती है और ना क्या कहते हैं, अगर कोई करप्शन होता है तो वो इतनी जल्दी बाहर आता है। Increases communal tension and riots. This is the main problem with regional parties also. Communal tension and riots बढ़ने के chances ज्यादा रहते हैं। Less attention to interstate issues. This is the major disadvantage of regional party. Regional party को अगर कोई interstate disputes है या कोई national agenda है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो एक छोटे से रीजन में कन्फाइन है तो उनका ध्यान वहीं तक रहता है, उसके चारों तरफ जो भी चीज है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। Encourage division, regionalism, communism, linguism, etc. तो अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि किस तरह से आप नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हो। अब हम वो सीखेंगे।
इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा उसे लर्न करने का। तो देखो सबसे पहले समझते जाओ नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के तीन तरीके होते हैं, तीन क्राइटेरिया है जिससे नेशनल पार्टी को, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। पहला क्राइटेरिया, को लोकसभा इलेक्शन हुए, ठीक है, पार्टी विन्स 2% सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। तो पहली कंडीशन क्या है, लोकसभा इलेक्शन में पार्टी टोटल 2% सीट जीत ले, याद रखना सीट, फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे अभी के लिए लोकसभा में अगर 545 सीट्स हैं तो इनका 2% होता है 11 सीट, ठीक है। 2% मतलब, तो अगर कोई पार्टी, मान लीजिए आपने एक पार्टी खोली और अगर वो पार्टी 11 सीट जीत लेती है, ठीक है, तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। लेकिन अगर मान लो वो 11 की 11 सीट सारी उत्तर प्रदेश से जीत ली और कहीं से नहीं जीती, तो नहीं बन सकती। दो क्राइटेरिया है, एक तो कम से कम 11 सीट जीते, मतलब 2% ऑफ 545, एंड सेकेंड इज मिनिमम 3 स्टेट। मान लो एक स्टेट से जीता 4, अगले स्टेट से जीत लिया 4 और तीसरे स्टेट से जीता 3, कम से कम 3 स्टेट। अगर ये ऐसे भी हो जाता 2 मान लो 2 और 1 से 3, ये भी ठीक है। टोटल 11 सीट्स और कम से कम 3 स्टेट होने चाहिए, जिसमें मिला के ये 11 सीट अगर जीती है तो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। तो पहले क्राइटेरिया से मैं कहता हूं 2% सीट्स प्लस 3 स्टेट्स, ये हो गया पहला क्राइटेरिया। तो अब देख सकते हो, देखो यहां पे मैंने एक वो बनाया हुआ है, ये रहा 2% सीट्स इन 3 स्टेट, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। अब चलते हैं अगले पे। दूसरा क्राइटेरिया कहता है विन 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा। 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में जो वोट्स डले हैं उनका 6% जीत जाए। अगर मान लो कहीं पे 100 वोट डले हैं तो 100 में से 6% मतलब 6 वोट जीते कम से कम। तो जितने टोटल वैलिड वोट्स है, सीट्स नहीं, अब सीट की बात नहीं हो रही है, पहली चीज सीट्स, अगला है वैलिड वोट्स। 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में लोकसभा या लेजिस्लेटिव इलेक्शन में अगर वो क्या कहते हैं 6% वैलिड वोट जीतते हैं और इसके अलावा 4 लोकसभा सीट जीत जाते हैं किसी भी स्टेट से, एक सिंगल स्टेट से जीत ले या 2 स्टेट से जीत ले, तो अगर 4 लोकसभा सीट प्लस 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट, तो भी ये आपका नेशनल पार्टी बन सकती है। तो फिर से रिवाइज, पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, 2% सीट्स प्लस मिनिमम 3 स्टेट। दूसरा क्या हुआ, 6% वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में 6% वोट मिल जाए और आपको 4 लोकसभा की सीट मिल जाए। थर्ड क्राइटेरिया सबसे आसान है, अगर वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का स्टेटस ले लेती है, जो कि अभी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, अगर वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का स्टेटस ले लेती है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड नेशनल पार्टी। तो अगर कोई पार्टी 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाती है तो वो आपकी नेशनल पार्टी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया 2% सीट एंड प्लस एटलीस्ट 3 स्टेट, 6% वोट इन 4 स्टेट प्लस 4 लोकसभा सीट और स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल पार्टी। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट पार्टी की, कि स्टेट पार्टी, अब देखो स्टेट पार्टी बनने के लिए 5 क्राइटेरिया डिफाइन किए गए। किसने डिफाइन किए, इलेक्शन कमीशन ने। कभी भी ये गलती मत करना, ये क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल बुकलेट में डिफाइन है, जो कि पार्लियामेंट चेंज भी कर सकता है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर डिफाइन नहीं है। तो अब बात समझते हैं स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन। तो स्टेट पार्टीज जो होती है उनको रिकॉग्नाइज करने के 5 क्राइटेरिया डिफाइन है, जो कि क्या क्या है। सबसे पहले, secures at least 6% of valid votes in state legislative assembly election and win at least 2 seats in that state assembly from that state। तो देखो अगर स्टेट पार्टी किसी स्टेट से लड़ रही है, फॉर एग्जांपल मान लो उत्तर प्रदेश से लड़ रही है, और उसमें मान लो क्या कहते हैं उसको 1 लाख वोट जो है वो टोटल पड़े, 1 लाख वोट उत्तर प्रदेश में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, पढ़ते तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर 1 लाख का 6% मतलब अगर एक पार्टी 6000 वोट्स और साथ में उसी असेंबली में 2 सीट जीत लेती है, कोई भी 2 सीट, तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो नेशनल पार्टी में था 6% वैलिड वोट,
था इसमें भी, लेकिन 4 या 4 से ज्यादा स्टेट और 4 लोकसभा की सीट। मैं रिलेट कर रहा हूं, इसमें भी 6% वैलिड वोट्स है, लेकिन एक स्टेट में, जिस स्टेट से लड़ रही है रिस्पेक्टिव स्टेट में 6% वैलिड वोट और 2 सीटें उसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इट विल बिकम, क्या बन जाएगी, स्टेट पार्टी, पहला। दूसरा, सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन हुआ, 6% मिल गए, ठीक है, एक स्टेट से नहीं मिले, लेकिन 4 स्टेट से नहीं मिले, एक स्टेट से मिल गए, कम से कम 6% वोट मिल गए। और साथ में क्या किया उसने, एक लोकसभा की सीट जीत ली उस स्टेट से। तो हमारे को यहां पे 4 लोकसभा की सीट थी, ठीक है, और था 4%, 6% वोट इन 4 स्टेट, उसकी जगह 6% वोट तो जीते, लोकसभा में जीते, लेकिन एक स्टेट से जीते, और उसी में लोकसभा में एक सीट जीत ली, स्टेट असेंबली में नहीं, लोकसभा में, तो भी स्टेट पार्टी बन जाएगी उस स्टेट की, ठीक है। 2 हो गए, दोनों क्या हुए, डिपेंड ऑन वैलिड वोट्स। तीसरा है विन एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और 3 सीट्स इन असेंबली विच एवर इज मोर। तो मान लीजिए किसी स्टेट में, किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीट्स है। अब हर एक स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग होती हैं। मैंने मान लिया कोई स्टेट है जिसमें 200 सीट्स है, उसका 3% मैंने निकाला तो आता है 6। तो अगर किसी में, मैंने कहा नंबर ऑफ वोट से मैटर नहीं करता, कितने वोट जीतो, 6% जीतो, 5%, ये भी मैटर नहीं करता, ये भी हटाओ। अगर कोई पार्टी उसमें जितनी सीट्स हैं उस स्टेट में, उसका अगर 3% जीत लेती है, अगर 200 सीट 6 सीट जीत लेती है, तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी, वोट से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा स्टेट है जिसमें 50 सीट्स है, 50 सीट में अगर आप निकालोगे तो आपका आता है 3%, 1.5। तो 1.5 सीट में हमारा जो कंडीशन है वो है कम से कम 3 सीट तो जीतनी चाहिए। अगर किसी स्टेट में 3% जो है वो 3 से कम निकल रहा है, तो उसमें कम से कम उस स्टेट में 3 सीट तो जीतनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें 3% जो है वो 3 से कम है, तो उसमें आपको 3 सीट मिनिमम लेनी है, जीतनी है। तो तीसरी कंडीशन हो गई कम से कम 3 सीट या 3%, जो भी ज्यादा है वो जीते। अब चौथी की बात होती है एटलीस्ट 1 MP फॉर एवरी 25 मेंबर और एनी फ्रैक्शन अलॉटेड टू द स्टेट इन दिस लोकसभा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि हर एक 25 मेंबर जो लोकसभा में है उस स्टेट के, उसमें से एक मेंबर उस पार्टी का होना चाहिए। अगर 50 मेंबर है तो 2 मेंबर उसके होने चाहिए, अगर 75 मेंबर है तो 3 मेंबर उसके होने चाहिए। मतलब हर 25 में से एक मेंबर जो है वो उस पार्टी का अगर होगा, तो आपका अगर 100 मेंबर है तो 4 इसके होने चाहिए, तो भी क्या कहते हैं, स्टेट पार्टी बन जाएगी। और लास्ट क्राइटेरिया है ना नंबर ऑफ अगर जो परसेंटेज था उसके जो सीट्स का वो था, उसे छोड़ के इट सिक्योर 8% और मोर ऑफ द टोटल वैलिड वोट। जितने वोट पड़े, अगर 1 लाख वोट पड़े, उसमें से अगर उसने 8,000 वोट ले लिए, ठीक है, उसमें कोई भी सीट जीते या नहीं जीते, कुछ और है या नहीं है, तो भी क्या कहते हैं, स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो स्टेट पार्टी के 5 क्राइटेरिया होते हैं, तो फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दो। देखिए ये देख सकते हैं, पहला क्राइटेरिया 6% वोट जीते और 2 स्टेट सीट जीते, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में अगर वो 6% वोट जीते कम से कम और 2 स्टेट सीट जीत लेती, तो या फिर 6% वोट जीते या 1 लोकसभा सीट जीत ली उसी स्टेट से, तो या तो 2 MLA या 1 MP, दोनों में से कुछ हो। ये लोकसभा का हो गया, ये आपका स्टेट इलेक्शन हो गया। तीसरा, नंबर ऑफ वोट्स की जगह अगर 3% टोटल सीट जीत ले, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 3। 3 क्राइटेरिया हो गए। चौथा है 8% वोट जीत ले भाई, किसी भी स्टेट में 8% वोट। और पांचवा है 1 MP फॉर 25 मेंबर। तो इस तरह से आप नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एमसीक्यू में आती है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेशनल पार्टी, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 2% सीट बच्चों इन 3 स्टेट, या फिर 6% वोट्स इन 4 स्टेट प्लस 4 लोकसभा की सीट, और तीसरा स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। अगर मैं बात करूं स्टेट पार्टी की, तो 6% वोट प्लस 2 MLA, या 6% वोट और 1 लोकसभा की सीट, या 3% टोटल सीट्स ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, कम से कम 3 मिनिमम होनी चाहिए। चौथा 8% वोट्स, और पांचवा हर एक MP फॉर एवरी 25 मेंबर। तो ये था क्राइटेरिया स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का, विच इज द मेन टॉपिक। अब बात करते हैं रिव्यू ऑफ पार्टी स्टेटस बाय इलेक्शन कमीशन। अब देखो क्या होता है, अब मान लो एक पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल गया, या एक पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया, तो ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया तो वो मिलता ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा।
इलेक्शन कमीशन का के क्राइटेरिया होता है कि वो कुछ टाइम बाद हमेशा ये रिव्यू करते हैं कि उस पार्टी की क्या पोजीशन है आज की डेट में। इसीलिए कई पार्टी कई बार नेशनल पार्टी का स्टेटस खो भी देती है, कई पार्टी को मिल भी जाता है फिर खो देते हैं। स्टेट पार्टी के लिए भी सिमिलर। तो 2016 से पहले क्या होता था, हर एक इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन रिव्यू करती थी स्टेटस ऑफ पार्टी, और अगर पॉलिटिकल पार्टी फेल टू फुलफिल द क्राइटेरिया वो उसका स्टेटस रिकॉग्नाइज पार्टी का खो देती थी। लेकिन 2016 के बाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि रिव्यू जो है वो हर 2 कॉन्सिक्यूटिव इलेक्शन के बाद होगा इंस्टेड ऑफ एवरी इलेक्शन। मतलब जो काम पहले 5 साल में होता था अब वो 10 साल बाद होगा। सो पॉलिटिकल पार्टी रिटेन द रिकॉग्नाइज पार्टी स्टेटस। अगर तो इसका मतलब अगर वो एक इलेक्शन में क्राइटेरिया मीट कहीं नहीं कर पाई और दूसरे में कर लेते हैं तो दे विल रिटेन देयर स्टेटस, लेकिन अगर दोनों इलेक्शन में दे विल नॉट मीट द क्राइटेरिया देन दे विल लूज देयर स्टेटस। तो नाउ रिव्यू ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विल बी इन एवरी 10 years इंस्टेड ऑफ 5। तो अगर आज कोई स्टेटस है तो वो 2026 तक रहेगा, उसके बाद फिर से रिव्यू होगा। अब थोड़ा सा जानते हैं अभी तक के पॉलिटिकल पार्टीज की जर्नी के बारे में, रफ आइडिया लेते हैं। देखो इस टाइम पे सबसे स्टार्टिंग में जो पहला इलेक्शन हुआ था वो था 1951 में। तो 1951 में 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने पहली लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी करीब 2500 से 3000 के बीच में। पहली जो थी टोटल 14 नेशनल पार्टी कंटेस्टेड फर्स्ट नेशनल लोकसभा। तो पहला नेशनल लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था वो टोटल 14 नेशनल पार्टी ने लड़ा था, लेकिन 1951 का इलेक्शन खत्म होने के बाद 14 में से खाली 4 जो थी वो नेशनल स्टेटस के साथ रह गई थी। 10 ने अपना नेशनल स्टेटस लूज कर दिया था क्योंकि उनको जो वो 3 क्राइटेरिया थे वो नहीं मिले। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले कुछ और क्राइटेरिया, क्योंकि 1968 में क्राइटेरिया आए थे। बट खैर 14 नेशनल पार्टी में से खाली 4 को नेशनल पार्टी रहने दिया गया, 10 पार्टी ने अपना नेशनल स्टेटस लूज कर दिया। जो 4 पार्टी स्टेटस में थी उस समय नेशनल पार्टी, वो थी कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर सीपीआई और जनसंघ। ये 4 पार्टी थी जो कि उस टाइम पे नेशनल पार्टी थी। नेशनल पार्टी अब धीरे धीरे करते हुए आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वो 14 से 4 भी नहीं खाली 6 रह गई है। 2024 में देयर आर 6 नेशनल पार्टी, 58 स्टेट पार्टीज एंड 2763 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। ये स्टेटस है आफ्टर 2024 इलेक्शन। तो अगर मैं बात करूं 6 नेशनल पार्टी की तो वो कौन कौन सी है? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल पार्टी। दीज आर 6 पार्टीज दैट आर नेशनल पार्टीज राइट नाउ। ये कुछ मैंने स्टेट्स दिए हुए कि कितनी पार्टीज थी क्या थी। तो ये जो था दीज वर द मेन पॉइंट्स दैट यू शुड नो। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कि अगर कोई नेशनल या स्टेट पार्टी बनती है बच्चों तो उनका क्या फायदा होता है। ठीक है ना, कुछ फायदा होने चाहिए भाई। नेशनल पार्टी अगर कोई पार्टी बन रही है तो या स्टेट पार्टी है तो सबसे पहला होता है एक्सक्लूसिव इलेक्शन सिंबल। उनका इलेक्शन सिंबल कोई यूज नहीं कर सकता, उनका इलेक्शन सिंबल जो है वो उन्हीं के पास रहता है। सेकंड होता है दे ओनली रिक्वायर 1 प्रपोजर टू फाइल नॉमिनेशन। देखो प्रपोजर क्या होता है, एक जन ऐसा जब कोई पार्टी नॉमिनेशन फाइल करती है इलेक्शन के लिए तो उनको कुछ प्रपोजर चाहिए होते हैं जो उनकी गारंटी लेते हैं। तो अगर कोई नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी है दे ओनली नीड 1 प्रपोजर। इसके अलावा जो नेशनल या स्टेट पार्टी होती है दे रिसीव 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स में क्या होता है, ये डेटा होता है कि कौन से वोटर्स जो है वो एलिजिबल है इस इलेक्शन में वोट करने के लिए। तो दे रिसीव 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स उस पार्टी की टिकट पे लड़ रहे होंगे उनको भी एक एक इलेक्टोरल रोल की कॉपी फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। इसके अलावा आप और ले सकते हो बट दैट इज पेड। इसके अलावा जो मेन है नेशनल पार्टीज को दे रिसीव लैंड या बिल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश देयर पार्टी ऑफिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेशनल पार्टी के 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं वाइल अदर कैन हैव 20 स्टार कैंपेनर। अब स्टार कैंपेनर क्या होता है, देखो हर एक इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन हर एक पार्टी के लिए एक बजट डिसाइड करती है, इलेक्शन बजट। दो आपके स्टार कैंपेनर होते हैं वो जो कैंपेन करते हैं उनसे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर। तो नेशनल पार्टी को ये कैंपेनर 40 मिलते हैं जबकि नॉर्मली ये कैंपेनर 20 होते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी को फ्री टाइम स्लॉट मिलता है नेशनल या स्टेट टेलीविजन में।
तो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, क्या फायदे होते हैं। लास्ट में हम लोग एक बार कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो कि अगर पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि 1885 में बनी थी। इस पहले इलेक्शन में 14 नेशनल पार्टी थी, आज की डेट में 6 नेशनल पार्टी हैं। लेटेस्ट पार्टी जिसे रिकॉग्नाइज किया गया नेशनल पार्टी में, डेट इज आम आदमी पार्टी इन 2013। द लीस्ट नंबर ऑफ 2013 ये 2023 है, ध्यान रखिएगा। द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेस्टिंग पार्टी टिल डेट वर इन 1992 लोकसभा। 1992 लोकसभा में सबसे कम पार्टी लड़ी थी, जो कि थी 7 नेशनल पार्टी खाली, और पार्टीज नहीं थी। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो कि आपको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कैसे पार्टीज बनती हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, जो स्टूडेंट नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर रिवीजन होती रहे। मेरा पर्पस बस इतना है कि आपको पॉलिटी इतने अच्छे से क्लियर हो कि आप हर एक पेपर में सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पॉलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन जनरल स्टडीज, इन स्टैटिक जीके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक किए बिना मत जाना।